आप सभी का एम के साहू क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि घटना चक्र पूर्वालोकन पर जो आपकी सीरीज है, इसमें हम लोगों ने इसे पहले कवर किया था। जो ये सामान्य भूगोल का ये टॉपिक है, और सामान्य भूगोल में हम लोगों ने भारत का भूगोल कवर कर लिया था, और विश्व का भूगोल की ये पहला लेक्चर है जो कि घटना चक्र पर आधारित है। तो इसमें हम लोग देखेंगे ब्रह्मांड से संबंधित PYQ क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आपके काफ़ी एग्ज़ाम लगे हुए हैं। लाइक है, चाहे ROR हो या UPPCS हो या SSC हो या BPSC हो, ये सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चूँकि हम इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को कवर करेंगे, और इससे पहले वन लाइनर हम लोगों ने NCERT सार संग्रह कवर कर लिया है विश्व का भूगोल। अब इसमें हम लोग जो ब्रह्मांड है उससे रिलेटेड खाली MCQ देखेंगे, जो PYQ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपका है कि महाविस्फोट सिद्धांत ये संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी महाद्वीपीय विस्थापन से, या ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, या हिमालय की उत्पत्ति से, या ज्वालामुखी के विस्फोट से। तो दोस्तों, महाविस्फोट सिद्धांत जो संबंधित है वह ब्रह्मांड की उत्पत्ति, यानी जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई उसी समय महाविस्फोट हुआ। और महाविस्फोट जो सिद्धांत है, बिग बैंग थ्योरी, इसे इंग्लिश में कहते हैं बिग बैंग थ्योरी, जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाशगंगा तथा सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। और इस सिद्धांत का अगर प्रतिपादन की बात करें कि जो है महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो ये प्रतिपादन किया था जॉर्ज लेमेंतियर ने। कब? 1894 से 1966 में, और वर्ष 1927 ईस्वी में किया था, जिसे 1949 में फ्रेड होयल ने बिग बैंग नाम दिया था। तो इससे रिलेटेड ये कुछ फैक्ट थे, क्योंकि सेम टू सेम वही क्वेश्चन नहीं आएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ से जो आपके अंडरग्राउंड ये है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिग बैंग सिद्धांत, अभी हम लोगों ने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा कि बिग बैंग सिद्धांत के उद्भव की व्याख्या करता है, निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और चारों में जो राइट ऑप्शन है वो आपका है ब्रह्मांड। हम लोग राइट ऑप्शन पढ़ेंगे, और चूँकि चारों ऑप्शन पढ़ने में समय ज़्यादा जाएगा, और हम लोग फास्ट डिवीज़न के साथ चलेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो है NCERT सार संग्रह देख चुके हैं। जो लोग ना देखे हों, प्लेलिस्ट बनी हुई है, और चैनल पर जा कर के प्लेलिस्ट के माध्यम से चैप्टर बाय चैप्टर देख सकते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आकाशगंगा यानी मिल्की वे जो वर्गीकृत है वो की गई है। तो मिल्की वे अर्थात आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है किसके द्वारा, यानी ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका पहला ऑप्शन सही है, सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि गैलेक्सी अनेक आकार प्रकार में दृश्य होती है, जैसे अंडाकार, सर्पिलाकार और अनियमित आकार इत्यादि। वर्ष 2005 में स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने आकाशगंगा के आकार के बारे में पूर्ण धारणाओं एवं विभ्रम के विपरीत इस बात के स्पष्ट साक्ष्य जो है पेश किए हैं कि आकाशगंगा का आकार दंड सज्जित सर्पिलाकार है। तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट थे। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। तो जो हमारी आकाशगंगा है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में, ध्यान रखिएगा, केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को जो है 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका 4 नंबर का सी विकल्प है, 25 करोड़ वर्ष। इससे रिलेटेड और हम लोग फैक्ट देखते हैं। कह रहा है कि गैलेक्सी केंद्र से लगभग 7.94 kpc
या 25,896 हजार प्रकाश वर्ष की औसत दूरी तथा औसत 828,000 किलोमीटर प्रति घंटा के कारण सूर्य को एक परिक्रमा करने में लगभग 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। परिक्रमा की ये अवधि ब्रह्मांड वर्ष जो है कहलाती है तथा निकटतम विकल्प अर्थात जो निकटतम विकल्प है वो आपका सी विकल्प है 25 करोड़। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि तारे का जो रंग है वो किस प्रकार का सूचक है। तो तारे का जो रंग होता है वो उसकी पृथ्वी से दूरी के अनुसार जो है रंग सूचित करता है। जैसे तारे का रंग जो पृथ्वी के जितने नज़दीक होगा उसका कलर उस हिसाब से होगा। देखते हैं इसमें, देखिए कुछ फैक्ट दिया हुआ है कि तारों का रंग उनके ताप का सूचक होता है। विभिन्न रंग के तारों का जो ताप है वो निम्न प्रकार है, जैसे नीले का ताप और नीला श्वेत का ताप, श्वेत का ताप, श्वेत पीत का ताप और पीत और नारंगी तथा लाल। ये आपका दिया हुआ है, यानी 50,000 से 28,000, और जो नीला श्वेत है वो 28,000 से 10,000 और श्वेत 10,000 से 7,500 और जो है श्वेत पीत है वो 7,500 से 6,000 और पीत का 6,000 से 4,900। तो ये कुछ इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं, कभी कभी क्वेश्चन आपके फैक्ट से बनते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह सीमा, यानी वह सीमा बतानी है जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं। तो वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वह कहलाती है, क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में जो राइट ऑप्शन है वो आपका ए विकल्प है, चंद्रशेखर सीमा। उसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारतीय भौतिकविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने वर्ष 1930 में 1.44 सौर्य द्रव्यमान की वह सीमा निश्चित की थी जिसके अंदर के तारे श्वेत वामन बनते हैं और जिसके ऊपर के अवशेष द्रव्यमान वाले जो तारे हैं वह न्यूट्रॉन स्टार अर्थात कृष्ण बीवर, श्याम बीवर, कृष्ण बीवर को श्याम बीवर के नाम से भी जानते हैं, ब्लैक होल के नाम से भी जानते हैं, के रूप में परिवर्तित होते हैं। ध्यान रहे कि 1.44 सौरिक द्रव्यमान की जो चंद्रशेखर सीमा है वह नोवा या सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचे अवशेष तारे द्रव्यमान से सुनिश्चित होती हैं। यह पूर्णतया निश्चित नहीं है यह विकास की मुख्य अवस्था को किस आकार का तारा विस्फोट के पश्चात 1.44 द्रव्यमान की सीमा के अंदर अवशेष के रूप में बचता है, किंतु ऐसा माना जाता है कि सूर्य के 8 गुने के आकार तक के तारे में विस्फोट के पश्चात लगभग 1.44 सौरिक द्रव्यमान के बराबर अवशेष बचता है। इससे बड़े तारों का जो अवशेष है वो 1.44 द्रव्यमान से अधिक होता है। इन्हीं तारों के ब्लैक होल बनने की संभावना होती है। और ब्लैक होल कई बार पूछा भी गया है दोस्तों कि ब्लैक होल का उच्च गुरुत्वाकर्षण के तारे के संपूर्ण अवशेष को अपने अंदर समा लेता है, यहाँ तक कि इसके पास से गुजरने वाली कोई भी वस्तु उसके गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं सकती है। तो ये इन क्वेश्चनों से रिलेटेड फैक्ट हैं। फैक्ट से क्वेश्चन और क्लियर हो जाता है। मान लेते हैं क्वेश्चन अगर अंदर से बनता है तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए आ गया श्याम बीवर होता है। श्याम बीवर कई बार पूछा गया है कि जो ब्लैक होल है ये क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और जो श्याम बीवर होता है वो सिमट गया तारा, अर्थात राइट ऑप्शन डी है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और प्रश्न की व्याख्या आपने ऊपर वाले प्रश्न में देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर कह रहा है कि तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सी है। तो तारों के कारण घटित आकाशीय जो परिघटना होती है वह कृष्ण बीवर होती है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन 8 का बी विकल्प होगा। आगे 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, यानी ब्लैक होल जो छिद्र है यानी कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो यस चंद्रशेखर के द्वारा इसे प्रतिपादित किया गया था। राइट ऑप्शन 9 का सी विकल्प है। और इसके बाद चूँकि एस चंद्रशेखर ने कृष्ण छिद्र सिद्धांत या ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले दी थी। 10 नंबर कह रहा है ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी। तो एस चंद्रशेखर के द्वारा दी गई थी। राइट ऑप्शन 10 नंबर का सी विकल्प है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कोट पर कथन पर आधारित है। कथन ए है, कह रहा कृष्ण छिद्र ब्लैक होल
एक ऐसी खगोलीय जो है अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता है। और दूसरा कह रहा है कारण जो है कि कृष्ण क्षेत्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है। तो कथन और कारण दोनों दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में आपको राइट ऑप्शन बताना है कि राइट ऑप्शन क्या है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 11 का वो ये है, ये विकल्प है, अर्थात कथन और कारण दोनों सही हैं और जो कारण है वह कथन की व्याख्या करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह ये विकल्प होगा। 11 नंबर के बाद हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और 12 से पहले 11 नंबर की थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि कृष्णित ब्लैक होल को दूरबीन से प्रत्यक्षता देख पाना संभव नहीं है, क्योंकि अत्यधिक उच्च घनत्व होने के कारण इसका जो प्रबल गुरुत्वीय क्षेत्र है वो किसी भी प्रकार के विकिरण यहाँ तक कि प्रकाश किरणों को भी निकलने नहीं देता है। अंतरिक्ष दूरबीन द्वारा ब्लैक होल की उपस्थिति का पता उसके आसपास के पिंडों, तारों एवं गैसों के व्यवहार विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगाया जाता है। तो ये इसका जो है व्याख्या रहा। 12 नंबर में हम लोग देखते हैं, 12 नंबर कह रहा है कि ब्लैक होल जो है ये अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। इस गुण का कारण है इसका, मतलब ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इस किस कारण ऐसा होता है, तो इसका मेन कारण है उच्च जो है घनत्व, अर्थात बहुत उच्च घनत्व के कारण जो है ये बाहर जो विकिरण होता है वो विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। तो राइट ऑप्शन 12 नंबर का सी विकल्प है। 13 नंबर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही छोटा है और बहुत आसान है। सुपरनोवा है। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। राइट ऑप्शन 13 नंबर का डी विकल्प होगा। सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात तारा मृत्यु की दशा को प्राप्त होता है, अतः सुपरनोवा एक मृतप्राय तारे की विस्फोट अवस्था है। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और 14 नंबर कह रहा है कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो हमारे अंतरिक्ष में 88 तारामंडल हैं, अर्थात इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार आकाश में कुल 88 तारामंडल हैं और जिसमें से अधिकांश को दक्षिणी गोलार्ध से ही देखा जा सकता है। यानी ज़्यादा टोटल तो 88 हैं, जिसमें ज़्यादातर को दक्षिणी गोलार्ध से ही देखा जा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? तो 4 ऑप्शन में जो आपका राइट ऑप्शन है वह आपका कृष्ण जो है मास्टर एक खगोलीय वस्तु नहीं है, बाकी पल्सर है, भंगुर तारा है और क्वासर है। ये तीनों खगोलीय वस्तु हैं, जबकि कृष्ण मास्टर एक खगोलीय वस्तु नहीं है। देख लेते हैं कृष्ण मास्टर क्या है। तो कृष्ण मास्टर खगोलीय वस्तु नहीं है, बल्कि कृष्ण बीवर या ब्लैक होल खगोलीय वस्तु है। क्वासर एक जो है तारावत स्रोत है जो लगभग 2.5 से 13 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। कुछ इससे भी अधिक दूरी पर स्थित हैं। ये प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इनसे आने वाली जो रेडियो तरंगे हैं, रेडियो तरंगों से इनकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार पल्सर एक खगोलीय पिंड है। क्या है? एक खगोलीय पिंड है जो स्पंदन के रूप में नियमित अंतराल पर रेडियो तरंगे उत्सर्जित करता रहता है। तो ये रहा, यानी 15 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प है। 16 नंबर हम लोग देखते हैं। 16 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? तो अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है 4 ऑप्शन में देखिए, आपका पल्सर अंतरिक्ष में पाया जाता है, ब्लैक होल अंतरिक्ष में पाया जाता है, क्वासर अंतरिक्ष में पाया जाता है, लेकिन ब्रिस्टल स्टार जो है ये अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। अर्थात पल्सर, क्वासर कोर, ब्लैक होल तो अंतरिक्ष में पाए जाते हैं, जबकि ब्रिस्टल स्टार का जो संबंध है वह एनीमेलिया जगत, इकानोडर्मेटा संघ तथा ओफिरोइडिया वर्ग से है, जो समुद्री जीव सी स्टार के समान है। ये दोनों ही समुद्री सतह पर रेंग कर चलने वाले समुद्री जीव हैं, जिन्हें मछली के समीप माना जा सकता है। अतः ब्रिस्टल स्टार का जो संबंध है वो अंतरिक्ष से ना होकर समुद्र से है। तो ये ध्यान रखिएगा। और अगला जो क्वेश्चन 17 नंबर है, 17 नंबर कह रहा है कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का जो समूह है
वह क्या कहलाता है? तो एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का जो समूह है वह नक्षत्र के नाम से जाना जाता है। राइट ऑप्शन बी विकल्प है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये जो आपका घटना चक्र पूर्वालोकन है वो कोई भी आप एग्ज़ाम देने जाइए तो एक बार घटना चक्र पूर्वालोकन का जो है आप अवलोकन जरूर करके जाइए। और नेक्स्ट है इसी से रिलेटेड कि खगोल शास्त्र में आकाश में दिखने वाले तारों का ऐसा समूह जो हमें एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित प्रतीत होते हैं तथा जिन्हें एक नाम प्रदान किया जाता है वह तारामंडल अथवा नक्षत्र के नाम से जाना जाता है। क्योंकि एग्ज़ाम में प्री के लिए फिलहाल सभी एग्ज़ाम में प्री, चाहे आर का प्री हो, चाहे यूपीपीसीएस का प्री हो या एसएससी का हो, सभी के प्री के लिए आपका घटना चक्र और प्लस एनसीईआरटी जो सार संग्रह हम लोगों ने अभी कवर किया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, तो अगर वन लाइनर आपने देख लिया फिर प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो फिर गलत होने की एग्ज़ाम में संभावना बहुत कम रहेगी। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे की सतह की छाया भेजी, तो तारे का नाम आपको बताना है कि क्या है। तो चारों में जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प है, बीट लेग्यूस जो है ये ओरियन तारा समूह का दूसरा सबसे चमकीला तारा है। यह पृथ्वी से लगभग 650 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। साथ ही साथ इसे सबसे पहले अगर देखा जाए तो 1836 में सर जॉन हर्शल ने देखा था, किंतु 1995 में हब्बल दूरबीन ने इसका चित्र खींचा और सूर्य के अतिरिक्त किसी तारे का खींचा जाने वाला ये पहला चित्र है। यानी सूर्य के बाद सूर्य भी एक तारा है और सूर्य के बाद अगर किसी का सबसे पहले किसी तारे का चित्र खींचा गया है तो वो यही तारा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 19 नंबर, चूँकि 19 नंबर कथन और कारण से रिलेटेड है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो 19 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा, क्या दिखाई पड़ेगा कि आकाश जो है स्याह काला है, तारे टिमटिमाते नहीं हैं, अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी तल के ताप से कहीं अधिक है। तो अब आपको इसमें 3 चीज़ें दी हुई हैं और तीनों में आपको सही बताना है कि कौन सा कह रहा है इन कथनों में कौन से सही हैं। तो इसमें तो एक तो आपका पहला नंबर सही है और एक आपका दूसरा नंबर सही है, यानी फर्स्ट और सेकंड सही है। इस हिसाब से राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प होगा 19 नंबर का। 19 नंबर के बाद हम लोग देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी देख ले रहे हैं कि अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को आकाश के काला दिखने या तारे टिमटिमाते न दिखाई पड़ने का कारण है कि वायुमंडल हीनता। अंतरिक्ष यान के बाहर बाह्य जो आकाश है का तापमान लगभग 3 डिग्री केल्विन अर्थात -270 सेल्सियस होता है, जो पृथ्वी तल के ताप से बहुत कम होता है। अतः जो कथन इसमें पूछ क्या रहा है कि कथन तीसरा जो है ये असत्य हो जाएगा, इसलिए पहला और दूसरा सही है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश वर्ष जो इकाई है वह दूरी का इकाई है, तो राइट ऑप्शन हमारा बी विकल्प होगा। प्रकाश वर्ष अर्थात लाइट ईयर वह दूरी होती है जो निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की जाती है, अर्थात प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 21 नंबर कह रहा है कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की जो इकाई है वो क्या है। 4 ऑप्शन में जो आपका राइट ऑप्शन है वो आपका बी विकल्प है और बी विकल्प कह रहा है कि कास्मिक किलोमीटर, यानी तारों के मध्य जो दूरी ज्ञात की जाती है वो कास्मिक किलोमीटर के माध्यम से 21 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो प्रकाश वर्ष है, डी विकल्प सही है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की जो इकाई है वो प्रकाश वर्ष है, राइट ऑप्शन 21 का डी विकल्प होगा। कह रहा है निर्वात में प्रकाश द्वारा 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और 22 नंबर कह रहा है कि यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थिति होता है, यानी वो किस स्थिति में होगा। 22 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो होगा ए विकल्प सही है, विषुवत रेखा पर, अर्थात जो आपके तारे हैं वह
उत्तरी और दक्षिणी खगोलीय ध्रुवों के चारों ओर खगोलीय विषुवत रेखा के समानांतर चक्कर लगाते दिखाई देते हैं। उत्तरी एवं दक्षिणी खगोलीय ध्रुव भौगोलिक उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होते हैं तथा खगोलीय विषुवत रेखा पृथ्वी की विषुवत रेखा के लगभग ऊपर एवं ध्रुवों के सदैव 90 डिग्री पर स्थित होते हैं और ये क्षितिज पर पूर्व एवं पश्चिम के बिंदु के अंतर्रोध करती है। खगोलीय ध्रुवों के जो अंश हैं वो अंशों की संख्या क्षितिज की विषुवत रेखा के अक्षांश के बराबर होती है। अतः यह कोई प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते हुए देखता है तो वह निश्चित ही विषुवत रेखा पर ही होगा। तो इस हिसाब से इसका जो राइट ऑप्शन था वह आपका ए विकल्प था। और उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था जो वहां से पूरब से 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञात के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में जो राइट ऑप्शन है वो आपका सी विकल्प होगा। ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रख कर चले, अर्थात बाईं ओर रख करके चलेगा तो वो अपने घर आसानी से पहुंच जाएगा। 23 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प है। कह रहा है ध्रुव तारा उत्तर दिशा में चमकता है, अतः पूर्व की ओर जाने के लिए ध्रुव तारे को अपने बाएं ओर रखकर चलना होगा। 24 नंबर कह रहा है कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है, तो वह क्या है? वह है सप्तऋषि के तारे। अर्थात जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं उसे सप्तऋषि मंडल के तारे कहा जाता है। आगे देखते हैं तो 24 का ये विकल्प होगा। ध्रुव तारे का संकेत सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है। आगे 25 नंबर कह रहा निम्न में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है। ये आपको देखना है। तो देखिए टेलीमीटरिंग ये अंतरिक्ष से संबंधित है, भारहीनता ये भी है और सिसलुनर ये भी है, लेकिन बाइट जो है ये इससे रिलेटेड नहीं है। क्योंकि बाइट कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित है, तो ये कंप्यूटर प्रणाली में 8 द्विआधारी अंकों वाली इकाई होती है। अधिकांश कंप्यूटरों में इसका प्रयोग अक्षर, संख्याओं और प्रतीक चिन्हों को प्रदर्शित करने में किया जाता है। शेष सभी का जो संबंध है वो अंतरिक्ष से है। तो इस हिसाब से 25 का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प है। 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 26 नंबर कह रहा है कि कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द जो है किस संदर्भ में आते हैं। तो ये जो आते हैं वो ब्रह्मांड के जो है प्रेक्षण और बोध से रिलेटेड हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। इसका राइट ऑप्शन 26 का ए विकल्प है। इसमें थोड़ा जो दिया हुआ है वो थ्योरी देख ले रहे हैं। कह रहा है इवेंट होराइजन क्या है? यह एक ऐसी सीमा है जो अंतरिक्ष में ब्लैक होल के चारों ओर के क्षेत्र को परिभाषित करती है। इस सीमा के अंदर किसी भी घटना का प्रेक्षण संभव नहीं है। दूसरा जो है सिंगुलैरिटी जो है ये अंतरिक्ष काल में एक ऐसा स्थल है जहाँ किसी खगोलीय पिंड का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अनंत हो जाता है। और स्ट्रिंग थियरी जो है ये इसमें सभी पदार्थ एवं बलों को एकल सैद्धांतिक रूपरेखा में सम्मिलित कर ब्रह्मांड के मूल स्तर की व्याख्या जो है कणों के स्थान पर कंपायन स्ट्रिंग के पदों में की जाती है। और स्टैंडर्ड जो मॉडल है ये क्या है? यह कण भौतिकी का स्टैंडर्ड मॉडल एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें ब्रह्मांड में ज्ञात 4 मूल बलों में से 3 जैसे विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल एवं प्रबल की व्याख्या की जाती है तथा सभी ज्ञात मूल कणों का वर्गीकरण किया जाता है।